अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ शेख उमर। तो आज हम एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का पहला टॉपिक जो है एटम, उसे स्टडी करने जा रहे हैं। उससे पहले बेटा हमें केमिस्ट्री का कुछ इंट्रोडक्शंस पता हो। केमिस्ट्री जो है वो लफ्ज़ निकला है अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट जो थे वो अरब के लोग थे जो इस जद्दोजहद में थे कि दूसरी धातुओं को गोल्ड में, सोने में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो उन्होंने बहुत सारे मेटल के रिएक्शन करवाए, जिसमें कॉपर भी था, निकल भी था और सिल्वर भी था। वो चाहते थे हम इन धातुओं को गोल्ड में कन्वर्ट करें। तो इस जद्दोजहद में उन्होंने बहुत सारी केमिस्ट्री सीखी। मतलब उन्होंने ये सीखा भाई इस मेटल को दूसरी मेटल से मिलाने से क्या बनता है, इनका आपस में केमिकल रिएक्शन से क्या बनता है। तो इस दौरान उन्होंने केमिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन वो गोल्ड बनाने में नाकाम रहे, गोल्ड बना नहीं पाए। तो अब केमिस्ट्री का वर्ड अल्केमिस्ट से निकला है। अब आते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन। केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो 9th क्लास में है वो ये है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशंस, रिएक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम एक मेटल की इन 4 खसूसियात को पढ़ते हैं वो केमिस्ट्री कहलाती है। स्ट्रक्चर से मुराद साख्त है, कंपोजिशन से मुराद तरतीब है, कैरेक्टरिस्टिक से मुराद खसूसियात हैं और रिएक्शन से मुराद केमिकल रिएक्शन है, इसका मेटल है। अच्छा, अब केमिस्ट्री को आसान लफ्ज़ में हम रोज़मर्रा लाइफ में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। भाई आपकी केमिस्ट्री मुझसे मिलती है, या आपने ये सुना होगा बहुत सारे लोग आपस में बोल रहे होते हैं भी हम दोनों की केमिस्ट्री मिलती है। कभी उन्होंने ये नहीं कहा हमारी बायोलॉजी हमारी फिजिक्स मिलती है, वो हमेशा ये बोलते हैं हमारी केमिस्ट्री मिलती है। अब वो ऐसा क्यों बोलते हैं? या तो वो स्ट्रक्चर की बुनियाद पर बोल रहे होते हैं, या फिर बेटा वो कैरेक्टरिस्टिक्स, ख्यालात, खसूसियात की बुनियाद पर बोल रहे होते हैं भाई हमारे ख्यालात जो हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं और हमारी केमिस्ट्री आपस में एक दूसरे से मिलती है। तो ये हुई डेफिनेशन। अब ये सारा केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं एटम पे। तो बुक टेक्स्ट बुक का पहला पैराग्राफ उसने लिखा है लॉन्ग टाइम अगो, बहुत अर्सा पहले यूनानी फलसफा निगार, ग्रीक फिलोसोफर जो यूनानी फलसफा निगार हैं, मतलब जो फलसफे लिखते हैं, उन्होंने सोचा अगर हम मैटर को तोड़ते जाएं, लास्ट में हम एक ऐसे यूनिट या एक ऐसे पार्टिकल पे पहुंचेंगे जिसे मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं इंडिविजिबल पार्टिकल। इंडिविजिबल से मुराद है गैर तकसीम शुदा, उसे उसने नाम दिया एटम का। आप इसे पूरे डिटेल समझते हैं। सबसे पहले बेटा एटम को समझने के लिए आपको मैटर को समझना ज़रूरी है। मैटर बेटा क्या चीज़ है? मादा। हर वो चीज़ जिसका मास है और जो जगह देती है वो है मादा, वो है मैटर। अब जिस तरह मैं आपके सामने, मैं खुद भी एक मैटर हूँ, क्योंकि बेटा मेरा वज़न भी है और मेरा वॉल्यूम भी है। इस तरह बेटा हमारे आसपास ये चेयर्स, ये डाइस, हर चीज़ मैटर है, हर चीज़ का वज़न है और हर चीज़ जो है वो जगह लेती है, सिवाय हमारी रूह जो हमारे अंदर है, वो मैटर नहीं है क्योंकि उसका मास और उसका वॉल्यूम नहीं है। बाकी दुनिया में हर चीज़ मैटर है। तो अब हम समझते हैं कि एटम को यूनानी फिलासफर ने ये कहा, उसने कहा कोई भी मैटर है, मान लो ये मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है, इसका मास भी है, इसका वॉल्यूम भी है और ये मैटर है। अगर मैं इसे तोड़ता जाऊँ बारीक पाउडर बन जाएगा। उस पाउडर को मैं मज़ीद बारीक करूँ तो मज़ीद बारीक पाउडर बन जाएगा। उस बारीक पाउडर में जो है वो एक लास्ट पार्टिकल या एक लास्ट ज़रा ऐसा आएगा जिसे मैं मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकता। वो इंडिविजिबल पार्टिकल है, गैर तकसीम शुदा है। उसे बेटा ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रेटस ने बेटा उसे नाम दिया आटोमोस। बेटा हम इसे लफ्ज़ पढ़ते हैं एटॉमस। बेटा ये लफ्ज़ जो है वो है आटोमोस, ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है आटोमोस। आटोमोस से बेटा वर्ड निकला है एटम का। अच्छा, अब बेटा उसने लिखा हुआ है डेमोक्रेटस 460-370 BC का बेटा मतलब है बिफोर क्रिस्ट।
मतलब हजरत ईसा की आमद से पहले। जो डेमोक्रेटस था बेटा, वो हजरत ईसा की आमद से पहले पैदा हुआ। अब ये बात आपको समझाते हैं। मान लो बेटा हजरत ईसा को पैदा होने में भी 500 साल थे, मतलब 500 साल बाद हजरत ईसा ने पैदा होना था। तो जब हजरत ईसा को पैदा होने में 460 साल बचे हुए थे, तो बेटा डेमोक्रेटस पैदा हुआ। और जब हजरत ईसा को पैदा होने में 370 साल बचे थे, तब बेटा डेमोक्रेटस ने वफात पाई, कि फौत हो गया। अब टोटल जो था डेमोक्रेटस ने कितनी लाइफ स्पेंड की? 19 ईयर्स। तो बेटा डेमोक्रेटस जो था 90 साल जिंदा रहा, जो कि हजरत ईसा के 460 पहले पैदा हुआ, और 370 साल जो रहते थे तो वो उसने वफात पाई। अब बेटा जो यूनानी फिलासफर थे, उन्होंने जो नज़रिया दिया था मादा को तोड़ते जाओ, लास्ट में कैसा पार्टिकल आएगा जो इंडिविजिबल है, उनका जो नज़रिया था नॉट बेस्ड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, वो एक तजर्बाती बुनियाद पर नहीं था। अब इससे बेटा हम अंदाजा लगा सकते हैं यूनानी लोग जो थे वो कितने ज़्यादा समझदार और अक्लमंद थे। उन्होंने ये बात सिर्फ नज़रिए में बताई गई, ऐसा ऐसा होगा, हर मैटर को तोड़ो तो लास्ट में एटम मिलेगा। ये जो हमारी बातें थी, ये नॉन एक्सपेरिमेंटल बेस, ये तजर्बाती सबूत की बुनियाद पर नहीं थी, ये जस्ट थ्योरेटिकल बात थी। अच्छा, अब बेटा हम आते हैं टेक्स्ट बुक के दूसरे पैराग्राफ 17वीं सेंचुरी में। उससे पहले बेटा जो यूनानी फिलासफर जो थे 20,000 साल गुजरने से, इससे भी ज़्यादा साल गुजर गए, इनके नज़रिए इन्होंने जो नज़रिया दिया था उसके 20,000 साल बाद या से भी ज़्यादा हम बेटा अब आ गए 17वीं सेंचुरी, मतलब 17वीं सदी में। अब 17वीं सदी में जो थी वो सब्सटेंस की क्वांटिटेटिव स्टडी हुई। अब सब्सटेंस की क्वांटिटेटिव स्टडी से क्या मुराद है? सब्सटेंस क्या है? कोई भी मैटर, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। मान लो ये सब्सटेंस है मेरे हाथ में, बोर्ड मार्कर जो है सब्सटेंस है, इसकी क्वांटिटेटिव स्टडी हुई तो बेटा पता ये चला हर सब्सटेंस या हर मैटर जो है वो चंद एलिमेंट से मिलकर बनी है। अब ये बात क्या कह रहा है? वो कह रहा है हर सब्सटेंस जो है वो चंद एलिमेंट से मिलकर बना है और उन एलिमेंट की तादाद ज़्यादा नहीं है। मतलब पूरी दुनिया में एलिमेंट की तादाद कम है और वो सारे एलिमेंट जो हैं वो सब्सटेंस या मैटर बनाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जिस तरह हमें पता है कि हमारे पास जो है टोटल 118 एलिमेंट मौजूद हैं पूरी दुनिया में, जो तमाम मैटर को बना रहे हैं, जो तमाम सब्सटेंस को बना रहे हैं। तो इससे साथ जो अभी 17वीं सेंचुरी में सब्सटेंस जो है उसकी क्वांटिटेटिव स्टडी से हर सब्सटेंस बना है एलिमेंट से और उन एलिमेंट की तादाद ज़्यादा नहीं है। अब इस बात को हम इस तरह समझ सकते हैं कि उन्होंने कुछ सब्सटेंस ली, कुछ मैटर ली, उन्होंने उन्हें डिकम्पोज किया तो उन्हें चंद एलिमेंट मिले। मतलब मान लो बेटा मेरा सोडियम है, मेरा बेटा कैल्शियम। फिर बेटा उन्होंने कोई और मैटर ली, उन्हें थोड़ा बेटा वहाँ से पोटाशियम और मिला कैल्शियम। तो उन्होंने इस बात पे सबूत दिया भाई सब्सटेंस जो है वो बना है एलिमेंट से, लेकिन उन एलिमेंट की तादाद ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात बेटा बोल रहा बुक में कह रहा है इट वाज आल्सो इन्वेस्टिगेट। उन्होंने इस बात की इन्वेस्टिगेट भी की। उन्होंने कहा हाउ एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। एलिमेंट किस तरह यकजा होकर, किस तरह मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। हाउ कंपाउंड ब्रेक इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, और एक कंपाउंड टूट कर वही एलिमेंट देता है। अब यहाँ पे बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इट वाज आल्सो इन्वेस्टिगेट में ये क्वेश्चन डालना जरूरी है। लिख लो, अच्छी बात है बेटा। एलिमेंट कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एलिमेंट है। एलिमेंट के मिलने से बनता है कंपाउंड। पहली बात ये हाउ एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, एलिमेंट क्या होकर कंपाउंड बनाते हैं। दूसरी बात कंपाउंड कैन ब्रेक, अगर कंपाउंड को तोड़ा जाए तो हासिल होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। मतलब अगर इस कंपाउंड को तुम तोड़ दो तो बेटा क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, और बेटा क्या बनेगा साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा आगे आते हैं। आगे बेटा हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ है, वो बेटा हमारे पास है इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन आया बेटा। जॉन डाल्टन ने 2 लॉ पेश किए। एक लॉ बेटा हमारे पास जो था वो ये था
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन बी नेदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय बट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो बेटा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास ना तो फना होता है ना ही पैदा होता है, जस्ट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब इस बात को हम इस केमिकल इक्वेशन से समझते हैं। बेटा मेरे पास ये पहले वाला रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बेटा मिलाता हूँ मैं कार्बन डाइऑक्साइड से, बेटा मेरे पास बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे जो है मेरे रिएक्टेंट में कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 3 है, 1 A और 2 O, 3 ऑक्सीजन है और बेटा मेरे पास यहाँ पे कार्बन 1 है। ये मेरे पास मेरी रिएक्टेंट की रेशो है। अब इनसे बना कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें भी कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन वहाँ भी गए 3। तो जितना आपने मास यहाँ पे लिया था उतना ही मास आपको वहाँ मिला, मतलब जितनी रेशियो आपने यहाँ ली उतनी ही रेशियो आपको वहाँ मिल रही है। इसे बेटा बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बेटा एक और एग्जाम्पल, बेटा कार्बन मिलता है ऑक्सीजन से, बेटा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का मास होता है 12 ग्राम। अगर आप कार्बन को 12 ग्राम लो, ऑक्सीजन को बेटा 32 ग्राम लो, तो बेटा 12 और 32 बनते हैं 44 ग्राम। तो हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो 44 ग्राम है। इन दोनों के मिलने से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर उसका मास चेक करो, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 32, यहाँ चला रहा है 44 ग्राम। मतलब ये जितना मास हमने यहाँ दिया उतना ही मास वहाँ पे है। मास ना तो पैदा होता है ना ही फना होता है, जस्ट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। दूसरा जो ला दिया जॉन डाल्टन ने वो था लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हर एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है। डेफिनेट प्रोपोर्शन एक खास निस्बत है। हर एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की एक खास निस्बत है। जिस तरह यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है, इस लॉ को समझाने के लिए मैं 2 इक्वेशन दे रहा हूँ। जिस तरह यहाँ पे मेरे पास H2 है, ये मिलता है O2 से, बनता है H2 पानी वाला 1 मोलेक्यूल। सर हमने अभी पीछे पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन कहाँ गया? क्या वो हवा में उड़ गया? नहीं। अब हम इस बात को समझते हैं भाई, अगर ये हमने अपनी इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हमें यहाँ लेना पड़ेगा 2, यहाँ भी लेना पड़ेगा 2। अब चेक करो मेरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। मेरे पास यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, मेरे पास यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, मेरे पास यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी है 2 ऑक्सीजन। लेकिन मैंने शुरू में 2-2 क्यों नहीं लिखा था? वो इसलिए नहीं लिखा बेटा, मैं आपको समझाना ही चाहता था भाई हर एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की एक खास निस्बत है। एक ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ना चाहता है, तो अब आपने यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लिए हैं, तो बेटा आपको यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। तो बेटा यहाँ पे 2H2, यहाँ क्या बनेगा 2H2O। तो यहाँ से हमने ये सीखा हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की एक खास निस्बत रखता है। एक मिसाल हो, कार्बन है, इसे बेटा मैं रेड करवा रहा हूँ ऑक्सीजन से, क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये है एक कार्बन जो है वो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन के साथ मिलने की प्रोपोर्शन रखता है। तो लास्ट में जॉन डाल्टन ने ये कहा, जॉन डाल्टन बोलते हैं हर मैटर बनी है एटम से। मान लो ये जो दायरा बनाया है ये मेरे पास मैटर है, हर मैटर बनी है एटम से। इसमें इस मैटर को बनाने में 3 एटम हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी। ये भी मैटर है, दूसरी मैटर है ये। इस मैटर को बनाने में भी 3 एटम हैं, डी, ई और एफ। जॉन डाल्टन की लास्ट लाइन में ये बोल रहे हैं हर मैटर बनी है एटम से और वो जो एटम है वो डिफरेंट एलिमेंट से लिए गए हैं। मतलब इस मैटर को बनाने में ए बी सी का किरदार है। ए जो है वो मैंने लिया ए एलिमेंट से, बी जो है मैंने लिया बी एलिमेंट से, सी जो है वो मैंने लिया सी एलिमेंट से। इसी तरह दूसरी मैटर में डी ई एफ, डी जो है वो मैंने डी एलिमेंट से लिया, ई जो है मैंने ई एलिमेंट से लिया, एफ जो है मैंने एफ एलिमेंट से लिया। अच्छा, अब इन दोनों मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं क्योंकि इन्हें बनाने में एटम भी डिफरेंट है और वो जो एटम है वो डिफरेंट एलिमेंट से लिए गए हैं। अब इसमें ये एटम है, ये डिफरेंट एलिमेंट से लिए गए हैं, इसमें ये एटम है, डिफरेंट एलिमेंट से लिए गए हैं।
तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ और है और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ और है। एटम की डेफिनेशन, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस। कह रहे हैं एटम जो है ना वो किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेता है। तो एटम जो है वो एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट हिस्सा है। एलिमेंट से बेटा मान लो आप कोई भी एलिमेंट है, मान लो ये लोहा है, वैसे तो बोर्ड मार के रखें, मान लो ये लोहा है, इस लोहे इसे बेटा मैं बोल रहा हूँ एलिमेंट। एटम जो है वो इस एलिमेंट का स्मॉलेस्ट और लास्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस। जब भी बेटा केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन की बात आती है तो बेटा उसमें पार्टिसिपेट हमेशा एटम ही करते हैं, मतलब एटम के मिलने से ही केमिकल रिएक्शन होता है। तो इस लाइन का मतलब ये है। आगे उसमें बेटा मिसालें दी गई हैं, कह रहे कुछ ऐसे एटम हैं जो आज़ादाना रहते हैं और कुछ ऐसे एटम हैं जो आज़ादाना नहीं रहते। अच्छा, वो एटम जो आज़ादाना रहते हैं उनमें हीलियम नियॉन है, और जो एटम आज़ादाना नहीं रहते वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ETC है। तो अब जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है और जो उसके नीचे एग्जाम्पल्स दिए हैं उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अगर बेटा आपने ये एग्जाम्पल्स यही देनी है जो उसने बुक में दी हुई है तो फिर बेटा आप एटम की डेफिनेशन और लिखोगे, वो बेटा आप ये लिखोगे, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच में एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो आज़ादाना वो एटम जो एलिमेंट का हिस्सा है और जो आज़ादाना रह सकता है उसकी एग्जाम्पल जो है बेटा वो हमारे पास हीलियम और नियॉन है। फिर बेटा दूसरी डेफिनेशन, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच में नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एलिमेंट का वो एटम जो आज़ादाना नहीं रह सकता उसमें बेटा आपने एग्जाम्पल देनी है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ETC। तो नीचे बेटा जो है वो बाद में बेटा ये पता चला भाई एटम में रिसर्च हुई तो पता चला कि एटम में जो है वो मोर देन 100 पार्टिकल मौजूद हैं। एटम में से जो है वो 100 से भी ज़्यादा पार्टिकल निकाले जा चुके हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, हाइपोन्यूट्रिनो, ETC। लेकिन एटम में जो 3 बुनियादी पार्टिकल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये तीनों जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स क्यों हैं? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्टडी से हम एक पूरे एटम को स्टडी कर सकते हैं। इसलिए बेटा हम अपने पूरे चैप्टर इस पूरी केमिस्ट्री में इन तीनों को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। फिर बेटा हमारे पास एक स्वीडिश केमिस्ट स्वीडन के रहने वाले जे बर्जेलिस थे। उन्होंने बेटा एटम का एटॉमिक मास अपने कुछ नज़रिए से निकाला। अच्छा, उन्होंने जो नंबर दिए एटॉमिक मास, एक एटम के मास को जो नंबर दिए वो जो आज हमने मॉडर्न रिसर्च से एटम के एटॉमिक मास निकाला है तो उनके नंबर दिए हुए और हमारे दिए हुए जो मॉडर्न रिसर्च से हैं वो बहुत करीब करीब हैं। मतलब जे बर्जेलिस ने एटॉमिक मास को निकालने में एक अच्छा और एक अहम किरदार अदा किया था। फिर बेटा जे बर्जेलिस ने जो है वो एटम को, एलिमेंट को सैंपल देने का भी सिस्टम बनाया। जिस तरह बेटा हम बोलते हैं सोडियम को Na, पोटाशियम को K। तो अब सवाल ये है, हम सोडियम को Na क्यों बोलते हैं? सोडियम में तो SODIUM सोडियम है, हम इसका सैंपल SO रख देते ना, हमने Na क्यों रखा? क्योंकि बेटा जे बर्जेलिस ने इस एलिमेंट को सैंपल दिए हैं ग्रीक और लैटिन में। ये बेटा दिए हैं ग्रीक और लैटिन में। अच्छा, ग्रीक में बेटा सोडियम को बोलते हैं नेट्रॉन। अच्छा, चेक करो नेट्रॉन की शुरू में क्या आ रहा है? Na। इसलिए बेटा सोडियम का सिंबल क्या है? Na। बेटा कैलियम बेटा पोटाशियम को ग्रीक जुबान में बोलते हैं कैलियम की शुरू में क्या आ रहा है बेटा? K से बेटा क्या हो रहा है? पोटाशियम। मतलब पोटाशियम का सिंबल जो है वो क्या है? K। इसी तरह बेटा कैल्यूम्योर बेटा शुरू में क्या है? K। म्योर बेटा होता है Cl।
तो बेटा ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड KCl। अच्छा, अब ये नाम कहाँ मिलेंगे आपको, ये नाम आपको आज भी देखने को मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, होम्योपैथिक वाली मेडिसिन में। अगर आप वहाँ पे जाकर पूछो ना भाई हम ये एक मेडिसिन का नाम है कैल्यूम्योर, तो ये मेडिसिन जो है ये आपको वहाँ मिलेगी, वहाँ पे आपको KCl पे लिखा हुआ मिलेगा, होम्योपैथिक पे आज भी ये नाम पुकारे जाते हैं, वहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये सारी मेडिसिन है होम्योपैथिक में भाई। तो आज हमारा लेक्चर बेटा हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगा।